Good morning, students. Okay, today's class I will start. First of all, previous class, what we learned? Sanya. Okay, now. Okay, Sanya means name of person, place, thing, animal, name. Okay. Next, how many types are there? 5 types. Actually, there is 3 types, but another 2 also is there. 3 है, संज्ञा के प्रकार 3 है, मैंने बताया क्या क्या है वो भी बताया है, और उसके साथ साथ और 2 संज्ञाएं हैं. Another 2 noun also is there. Today I will explain you what is that. Okay. Yes, संज्ञा मैंने बताया. पहला क्या है? फर्स्ट वन व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, ये 3 है, और चौथा मीन्स फोर्थ वर्ड समूहवाचक, and last one is द्रव्यवाचक. So proper noun, common noun, abstract noun, समूहवाचक, collective noun. Okay, समूहवाचक means collective noun. द्रव्यवाचक material noun. Okay. So in Hindi समूहवाचक, that is called in English collective noun. So last one is द्रव्यवाचक, that is material noun. Okay, now I will explain you what is समूहवाचक. समूहवाचक क्या है आप जानेंगे. Okay, संज्ञा के प्रकार याद है ना? संज्ञा प्रकार व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, टोटल 5. ओके, नाउ अब हम समूहवाचक देखेंगे. ओके ओके, अब समूहवाचक क्या है? समूहवाचक संज्ञा क्या कहलाता है? समूह. ऑलरेडी वी नो समूह मीन्स ग्रुप ऑफ. ओके, समूह ग्रुप ऑफ में जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है, किसी समूह का बोध होता है, वह क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा. ओके, किसी समूह मीन्स ग्रुप. ओके, एग्जाम्पल हम सातवीं कक्षा में पढ़ते हैं. हम 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं. So here group, 7th class is a one group. So kaksha also one group. So that is called समूहवाचक संज्ञा. Okay. तुम
गुच्छा बनाओ। फूलों का गुच्छा बनाओ मीन्स गुच्छा मीन्स bunch of flowers. ओके, तुम्हें फूलों का गुच्छा प्रिपेयर करना है, तैयार करना है. ओके, सो यह गुच्छा also समूहवाचक. नेक्स्ट, जानवरों का झुंड. जानवरों का झुंड रहता है, होता है. सो एनिमल, जानवर मीन्स एनिमल्स, जानवरों मीन्स प्लूरल, जानवरों का झुंड, झुंड मीन्स ग्रुप. ओके, सो एनिमल्स ग्रुप are there, so that is called झुंड. In Hindi, झुंड. So that also ये for example, पर किसके लिए? समूहवाचक संज्ञा के लिए कक्षा ले सकते हैं, गुच्छा, झुंड, ये सभी हम ले सकते हैं. और नेक्स्ट, सेना. सेना भी आता है. भारत की सेना भारत देश की रक्षा करती है. ओके, सेना, ये सभी किसके लिए उदाहरण है? किसके लिए? समूहवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है. इसका परिभाषा क्या है? डेफिनेशन, जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. सो एग्जाम्पल, साथ कक्षा, गुच्छा, झुंड, सेना आदि. ओके, सो दिस इज अ समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट, संज्ञा में व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, भाववाचक, ना समूहवाचक हो गया. अब द्रव्यवाचक के बारे में जानेंगे. मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा. द्रव्य हमको पता है, द्रव्य लिक्विड आइटम कुछ भी ले सकते हैं हम. ओके, द्रव्यवाचक मीन्स जिस संज्ञा शब्द से ठोस या तरल पदार्थों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. द्रव्यवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या है? डेफिनेशन, जिस संज्ञा शब्द से ठोस या तरल पदार्थों का बोध होता है. लिक्विड, लिक्विड कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पर मैंने बताया ठोस. ठोस मीनिंग क्या है? सॉलिड. ओके, सॉलिड. नेक्स्ट, तरल, लिक्विड आइटम्स. ओके, लिक्विड आइटम्स. तो यहाँ पर ठोस या तरल पदार्थों का बोध होता है. तरल पदार्थ मीन्स लिक्विड. लिक्विड क्या हो सकते हैं? सो ठोस, सॉलिड, तरल पदार्थ, लिक्विड के बारे में बताने वाला ही क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है. सब इसके लिए हम उदाहरण देखेंगे. तो क्या क्या आ सकते हैं? Anybody guys? Examples? Okay, I will tell you. उदाहरण, पानी, पानी. नेक्स्ट, पेट्रोल, सोना, चांदी. ये सभी क्या होते हैं?
उसके साथ साथ अनाज भी आता है। अनाजों के बारे में भी बताता है द्रव्यवाचक संज्ञा। मैं बताया ठोस तरल पदार्थ बताया और इसके साथ साथ अनाजों के बारे में भी बताता है। अनाज मीन्स पता है हमको ग्रोसरी, जैसे कि राइस, व्हीट, ये सभी हम ले सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो गेहूं, चावल, ये सभी किसके उदाहरण आती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए आते हैं। ओके, सो यह है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ओके, अब हमने संज्ञा के बारे में जान लिया, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा, फर्स्ट ऑफ ऑल संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार हैं, ये सभी जान लिया और उसके प्रकारों के बारे में भी हमने जान लिया। सो ये था टॉपिक संज्ञा के बारे में। ओके, नाउ अब दूसरा टॉपिक लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक I will explain you what is that. Okay, now first भाषा। भाषा की आवश्यकता होती है। क्यों? Why we are using language? Because अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपने फीलिंग्स को बताने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। तो भाषा का मतलब क्या है? अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भावनाओं को व्यक्त करने के लिए क्या जरूरी है? भाषा जरूरी है। लैंग्वेज, भाषा जरूरी है। How to explain our feelings? First, what we need? Language. So यह भाषा ओरल से भी हम बता सकते हैं, अपने भावों को, अपनी फीलिंग्स को हम ओरल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और राइटिंग में भी हम, लिखित रूप से भी हम व्यक्त कर सकते हैं। सो भाषा के दो रूप हैं। भाषा के रूप दो हैं। भाषा के रूप दो हैं। एक है मौखिक भाषा और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा लिखित। तो यह मौखिक भाषा भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। भाषा को हम फीलिंग्स को व्यक्त करने के दो रूपों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। We can explain our feelings with orally or literally. Okay? अब भाषा शब्द। तो यहाँ पर हमने संज्ञा के बारे में जाना है ना। तो संज्ञा कितने रूपों में बदल सकता है? तो संज्ञा का बदलाव, चेंजेस। संज्ञा बदलने के लिए तीन कारण होते हैं, 3 रीजंस। तो संज्ञा बदलने के लिए कारण क्या है? पहला क्या है? लिंग। दूसरा क्या है? वचन। और तीसरा कारक। तो मैंने बताया ना, भाषा के लिए, भाषा को व्यक्त करने के लिए लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। उसके लिए हमें इन तीनों की आवश्यकता होती है, लिखना हो या एक्सप्लेन करने के लिए, उसके लिए हमें इन तीनों की आवश्यकता होती है। तो अब हम लिंग के बारे में जानेंगे। तो हमको पता है अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जेंडर,
जेंडर। ओके, कितने प्रकार है लिंग हमको पता ही है। ओके, आज मैं तुम्हें लिंग के बारे में बताऊंगी। ओके, लिंग के बारे में जानेंगे। सर, लिंग की परिभाषा डेफिनेशन क्या है? संज्ञा में संज्ञा शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो, बोध होता है, वह कहलाता है लिंग। सो यह लिंग जेंडर में पुरुष जाति के बारे में भी बता सकते हैं या स्त्री जाति के बारे में बता सकते हैं। सो उसे क्या कहते हैं हम? लिंग। ओके, लिंग के प्रकार। लिंग के कितने प्रकार हैं पता है किसी को? लिंग के प्रकार दो प्रकार हैं। तो वह क्या है? पहला है पुंलिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। सो लिंग के प्रकार कितने हैं? दो, एक है पुंलिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। अब पुंलिंग मानी क्या है? पुंलिंग मीन्स वन। सो हम अंग्रेजी में मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर कहते हैं। ओके, अब पुंलिंग के बारे में जानेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट इज पुंलिंग मीन्स दैट इज मैस्कुलिन जेंडर, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट। अब नाउ आई विल एक्सप्लेन। ओके, अब पुंलिंग जानेंगे। पुंलिंग क्या है? डेफिनेशन क्या है? किसी पुरुष जाति का बोध होता है। किसी पुरुष जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम? पुंलिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए आदमी, घोड़ा, और क्या आते हैं अभी? शेर, राजा। सो ये सभी किसके बारे में, किस जाति के बारे में बताते हैं? पुरुष जाति के बारे में बताते हैं। तो इसलिए यह क्या कहलाते हैं? ये सभी क्या कहलाते हैं? पुंलिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुंलिंग। अब स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग डेफिनेशन इजी हो जाएगा। Anybody gets that definition? पुंलिंग में तो पुरुष जाति का बोध होता है। सो स्त्रीलिंग में क्या हो सकता है? स्त्रीलिंग में किसका बोध होता है? गुड, स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होता है। नहीं, किसी स्त्री जाति का बोध होता है। तो वह क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग। तो आप उदाहरण के लिए तुम भी बता सकते हो, तुम लोग भी बता सकते हैं उदाहरण। तो यहाँ पुंलिंग में तो मैंने यहाँ पर आदमी लिख दिया, स्त्रीलिंग में क्या लिख सकते हैं? औरत,
घोड़ी, पुंलिंग में शेर लिखा, यहाँ पर शेरनी, यहाँ पर राजा लिखा पुंलिंग में। स्त्रीलिंग में क्या लिख सकते हैं? रानी। अभी और सारे हैं एग्जाम्पल्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप पुंलिंग स्त्रीलिंग जान लिया है हमने। ओके, तो यह है स्त्रीलिंग पुंलिंग की परिभाषा विद एग्जाम्पल्स। अब पुंलिंग का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? पुंलिंग की पहचान, पुंलिंग की पहचान आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? सो पुंलिंग को हम पर्वतों के नाम, पर्वतों, ग्रहों, पहाड़ों से संबंधित देशों, सागरों के नाम और शरीर के कुछ अंग, शरीर के कुछ बॉडी पार्ट्स, ऑल बॉडी पार्ट्स नॉट, सम बॉडी पार्ट, शरीर के कुछ अंग, पेड़ों आदि के बारे में पुंलिंग आदि के नाम होते समय हम उसे इजी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वह पुंलिंग है। तो मैंने बताया कि उदाहरण के लिए पर्वत, हिमालय ले सकते हैं, हिमालय पर्वत, देश, ग्रह सूर्य, और कुछ आते हैं ग्रह, सूर्य ग्रह, अभी पहाड़, माउंट एवरेस्ट ये सभी, और देश भारत, अमेरिका, जापान, सागर, प्रशांत महासागर मीन्स पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, अरेबियन सी, ये सभी किसके नीचे आते हैं? पुंलिंग के नीचे। शरीर के कुछ अंग क्या होते हैं? मैंने यहाँ बताया शरीर के कुछ अंग, वो कुछ अंग क्या है? बाल मीन्स हेयर, बाल, कान, मुंह, आंख, ये सभी पुंलिंग के नीचे आते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और भी कुछ पुंलिंग है, जैसे अनाज, पता है हमको अनाज क्या है? ग्रोसरी, क्या हो सकते हैं अनाज में? चावल, गेहूं आदि, और कुछ तरल पदार्थ, लिक्विड आइटम्स, जैसे कि तरल पदार्थ, मैंने अभी बताया था कि तरल पदार्थ के बारे में बताया था, पानी, पेट्रोल, ये सभी पुंलिंग के नीचे आते हैं। सो यह है पुंलिंग के पहचान कैसे कर सकते हैं। ओके, अब स्त्रीलिंग की पहचान किस तरह होती है? स्त्रीलिंग की पहचान, तो स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है? तिथियों के नाम, नदियों के नाम, कुछ शरीर के कुछ अंग,
संज्ञा के अंत में ई का प्रयोग होता है। जब ई का प्रयोग तो यह सब स्त्रीलिंग की पहचान के हम पहचानने में इसकी मदद मिलती है। तो तिथियों के नाम, जैसे तिथि क्या है? अमावस्या, चतुर्थी, नवमी के, ये सभी तिथियों के नाम। नदियों के नाम गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि नदी के नाम होते हैं। और शरीर के कुछ अंग मैंने पुंलिंग में बताते समय शरीर के कुछ अंग में आंख के बारे में बताया। सॉरी फर्दर, आंख स्त्रीलिंग के नीचे आता है। स्त्रीलिंग में आता है आंख और जांघ, और बाह, यह शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग में आते हैं। नेक्स्ट, संज्ञा के अंत में ई का प्रयोग होता है ना, जब भी वह किसकी पहचान कराते हैं? स्त्रीलिंग की पहचान कराते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए भक्ति, अभी शक्ति, युवती, ये सभी स्त्रीलिंग की पहचान कराते हैं।